हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 11th ज्योग्राफी का स्ट्रक्चर ऑफ फिजियोग्राफी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अर्थ किस तरह से डेवलप हुई और कैसे लैंड मासेस या लैंड फॉर्म्स डेवलप हुए थे। इसको थोड़ा सा समझना है और इसको हम इंडिया के अनुसार देखेंगे कि इंडिया के जो लैंड मासेस हैं उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, किस तरह से इंडिया के अंदर जो अलग अलग जियोग्राफिकल लैंड बनी हुई है, लैंड मासेस बने हुए हैं, उनको हमने देखना है। ठीक है, तो मोस्टली ये मान के चला जाता है, जैसे हम हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जानते हैं कि अर्थ एंड इट्स लैंड फॉर्म जो इवोल्व हुए थे उनको काफ़ी लंबा समय लगा था, है ना। तो अप्रॉक्सीमेट 460 मिलियन ईयर्स लगे थे। ठीक है, इतने सालों बाद अर्थ डेवलप हुई हमारी, और जो इस बीच में इतने लंबे समय में जो चेंजेस आए हैं वो किसके थ्रू आए? एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेस के थ्रू। अब सभी एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या है? अर्थ के अंदर से आने वाले फोर्सेस जितने हैं, अर्थ सरफेस के, जिस पे हम सरफेस हैं, जिस लैंड मास पे हम खड़े हैं, उसके सरफेस के अंदर से, इंटरनल पार्ट से अगर अर्थ के कोई फोर्स जनरेट होता है तो उसको एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और अर्थ सरफेस के बाहर कोई फोर्स लगता है तो उसको हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं क्या है। सेकंड बुक के अंदर काफ़ी इसको एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन से फोर्सेस हैं। अब इन फोर्सेस की वजह से क्या होता है कि अर्थ की जो शेप थी वो चेंज हुई, यानी कि कहीं से अर्थ ऊपर उठ गई, कहीं पे सरफेस अर्थ की नीचे चली गई, कहीं गड्ढा हो गया, कहीं माउंटेन बन गया, कहीं ऊपर नीचे। मान लीजिए हम किसी चीज़ को, स्पंज हम ले लेते हैं, एक स्पंज को दबाते हैं या एक कपड़े को दबाते हैं दोनों तरफ से, तो क्या होगा? स्क्वीज करेंगे कपड़े को, दबाएंगे उसको, तो क्या होगा? दोनों तरफ से इकट्ठा करेंगे, बहुत बड़ा सिंपल एक सिंगल क्लॉथ का टुकड़ा है, उसको दबाते हैं, क्या होगा? वो आपस में दब जाएगा, उसमें खूब सारी सलवटें पड़ जाएगी, उन सलवटों के बीच में क्या होगा? कहीं खड्डा होगा, कहीं कुछ होगा। या एक और एग्जांपल, एक सिंपल प्लेन पेपर ले लीजिए, पेपर को आपने उसको क्या किया? हाथ में, दोनों हाथों से उसको दबा दिया बीच में, तो क्या होगा? उसमें सलवटें पड़ गई। ठीक है, क्या पेपर पहले की तरह प्लेन रहा? नहीं, उसके ऊपर कुछ निशान पड़ गए, कुछ स्क्रैचेज आ गए, कुछ निशान पड़ गए, कुछ ऊपर कुछ नीचे। उसको हम रखेंगे तो बिल्कुल प्लेन नहीं रहेगा, कहीं से ऊपर उठा होगा, कहीं से नीचे गया होगा। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स आए हैं, ये दोनों किससे हुए? एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से। कुछ अंदर के फोर्स लगे हैं, कुछ बाहर के फोर्स लगे हैं, दोनों के बीच में जो अर्थ की सरफेस आई उसकी वजह से कहीं से वो ऊपर उठ गई, कहीं से वो नीचे बैठ गई। तो नीचे जो बैठी वो डिप्रेशंस बन गए, ऊपर जो उठी वो माउंटेन बन गए, कोई प्लेट्यू बन गया, कोई कुछ बना। अब इन चीज़ों को हमने देखना है कि कैसे बने कैसे, ये हमारी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के बुक के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, बन गए ये हमें पता है। चलिए, यहाँ हमने देखना है कौन कौन से हैं। डू यू नो दैट द इंडियन प्लेट जो है, ये हम पढ़ चुके हैं उसके अंदर, कि क्या होती है? साउथ ऑफ द इक्वेटर से आई थी मिलियन ऑफ ईयर्स पहले, करीब 71 मिलियन ईयर्स पहले ये प्लेट वहाँ से मूवमेंट करना स्टार्ट हुई थी और यूरेशियन प्लेट से टकराना स्टार्ट हुई थी, धीरे धीरे इंडिया की तरफ आई थी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अब ये इसको हम, ये भी पता है हमें, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसको कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हुआ था इंडिया हमारा कभी, और ऑस्ट्रेलिया फर्दर, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो फर्दर टूट गई और इंडिया जो है नॉर्थ की तरफ आ गया और ऑस्ट्रेलिया साउथ की तरफ रह गया। तो ये कई मिलियन ईयर्स पहले हुआ था, अलग टाइप से चल रहा था। चलिए, अब हम आगे देखते हैं कि जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट था इंडियन प्लेट का, ये अभी भी रुका नहीं है, ये अभी भी नॉर्थ की तरफ मूवमेंट कर रहा है प्लेट। और इसके मूवमेंट करने की वजह से क्या हो रहा है? फिजिकल जो लैंड फॉर्म्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं। हमने ऑलमोस्ट, आपने सुना होगा कि हिमालय जो है बहुत न्यू टाइप का माउंटेन है, नया है, तो वो अब डेवलप हुआ है, हिमालय नया बनता जा रहा है उसके अंदर। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट आज भी हिमालय ऊपर होता जा रहा है, तो ये डेवलप हो रहा है। इट इज़ प्राइमरी थ्रू द इंटरप्ले ऑफ दीज एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये क्यों हो रहा है? जो
आंतरिक या अंदरूनी फोर्स हैं और जो बाहर के फोर्स हैं उन सब से ये मिलके चल रहा है। लेटरल मूवमेंट ऑफ प्लेट्स एंड प्रेजेंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है, जियोलॉजिकल दैट मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर हमें मिलके बना है, जो अर्थ के डेवलप होने के हिसाब से जो बना है, उससे जियोमॉर्फोलॉजिक प्रोसेस कहते हैं। उन लंबे समय तक जो प्रोसेस लगते हैं इनको जियोमॉर्फोलॉजिक प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट को आज की तारीख में जो हमें दिखता है इसको इस कंडीशन में लाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अब क्या होता है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि जो टाइम के अर्थ के एवोल्यूशन के होने के बाद, अर्थ का पैदा होने के बाद में जितना टाइम लगा दैट इज जियोलॉजिकल टाइम्स, उसके अकॉर्डिंग हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्या कौन कौन से हमारे पास? फर्स्ट है हमारे पास द पेनिनसुलर ब्लॉक, दूसरा हमारे पास है हिमालय एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन, और तीसरा हम कहते हैं इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये 3 पार्ट में इंडिया को हम डिवाइड करते हैं, एक पेनिनसुलर ब्लॉक, एक हिमालयन अदर पेनिनसुलर माउंटेन, ये कैसे ओरिजिन हुए, और तीसरा हमारे जो है इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये रिवर्स कैसे बनी। ठीक है, इनको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया, इनका जो प्लेन एरिया है उसकी बात कर रहे हैं। अब फर्स्ट पढ़ते हैं पेनिनसुलर ब्लॉक। अब जैसे हमें पता है कि पेनिनसुलर ब्लॉक की बात मैं अगर करता हूँ तो ये जो है इर्रेगुलर लाइन है। इर्रेगुलर लाइन कहाँ से स्टार्ट होता है? पेनिनसुलर ब्लॉक जो हमारा साउदर्न पार्ट है, साउथ इंडिया की बात करते हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे का पार्ट है, ऑलमोस्ट आप उसकी बात देखिए, दैट इज़ कच्छ से स्टार्ट होता है वेस्टर्न साइड में से, और अरावली रेंज के साथ साथ ये दिल्ली से फिर नीचे की तरफ हम राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे, यानी ईस्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे, और यमुना और गंगा का जो एरिया है उसका साउदर्न किनारा लेते जाएंगे, तो ये इरेगुलर शेप में आगे बढ़ता जाएगा और राजमहल हिल्स के पास तक पहुंच जाता है। कार्बी एंगलोंग एंड मेघालय जो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में पड़ जाते हैं, वहाँ तक इसका एक्सटेंशन है। एंड राजस्थान का जो हमारा डेजर्ट एरिया है उसके नीचे इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, किसका? पेनिनसुलर ब्लॉक की बाउंड्रीज बता रहा हूँ मैं ये कि ईस्ट में कहाँ है, वेस्ट में कहाँ है। और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है वो मालदा फॉल्ट यानी कि एक गहराई है, गड्ढा है जिसमें बांग्लादेश आया हुआ है, वेस्ट बंगाल आया हुआ है, दैट इज़ मालदा फॉल्ट। वहाँ जाके सारी रिवर्स एकदम से मिल जाती है। रिवर कहाँ जाती है? पानी कहाँ जाता है? जहाँ गहराई होती है, जहाँ ढलान होती है। ठीक है, तो ये मालदा फॉल्ट कहा जाता है इसको, वो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, और छोटा नागपुर प्लेट्यूज जो बनता है उसके बीच में है। तो राजस्थान डेजर्ट के नीचे भी इसके फीचर्स मिलते हैं। इसको अगर आपने थोड़ा सा समझना है तो प्लीज़ पेज नंबर 10 पे आइए मेरे साथ में। यहाँ पे इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। दिस डार्क फिगर जो हल्का सा शेडेड आपको नज़र आ रहा है, 4 जो लिखा हुआ है इसके ऊपर से, ये हल्का सा शेडेड है। ठीक है, ये गोला सा बना हुआ है। देन ये रिवर के अंदर बीच में फ्रैंक्स अलग अलग इरेगुलर शेप के अंदर चलेगा। रिवर कभी भी रिवर के बीच में पहाड़ियाँ मानिए आप, इनको छोटी मोटी पहाड़ियाँ सी हैं यहाँ पे। ठीक है, देन फिर ये इधर से चलता हुआ आपके पास आया, यहाँ पे ये छोटा नागपुर प्लेट्यू आ गया। ठीक है, यहाँ तक पहुँचा। इसके बीच में ये बांग्लादेश, देखो यहाँ पे सारी रिवर्स मिल रही हैं नीचे। रिवर एकदम से गंगा भी, सोन भी, कोसी भी, ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो आ रही वो भी। तो इस पूरे बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल का जो एरिया है ये मालदा फॉल्ट की वजह से बना हुआ। देन फिर यहाँ पे गेरो खासी जैंतिया हिल्स आ गई, मिजो हिल्स आ गई, नागर हिल्स आ गई, ये वापस प्लेट्यू। तो ये नीचे से इससे जुड़ा हुआ है। तो ये एक्सटेंशन हम बता रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट साइड में कैसे है, अपर पार्ट से जो इरेगुलर शेप में है, एक सिंगल शेप में नहीं है। ठीक है, और ये पूरा नीचे तक का पार्ट यहाँ तक वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये इसकी बाउंड्रीज हैं साउथ में। ठीक है, तो ये पूरा ब्लॉक हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक कहा जाता है। सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास कहा जाता है इंडिया का। क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास कौन सा था, तो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास पेनिनसुलर ब्लॉक को ही कहा जाता है। क्लियर? चलिए, अब ये कब फॉर्म हुआ था? ये बहुत पुराने टाइम में फॉर्म हुआ था। मोस्टली यहाँ पे नीज एंड ग्रेनाइट्स जो हैं वो रहते हैं, उसका बना हुआ है। ग्रेनाइट बहुत स्टोन आपने सुना होगा, नीज का बना हुआ है, ग्रेनाइट का बना हुआ है, ये भी स्टोन है। ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ इट।
मोस्टली इसी का बना हुआ है। और ये कैम्ब्रियन पीरियड की बात करते हैं। कैम्ब्रियन पीरियड क्या होता है? कैम्ब्रियन पीरियड है काफ़ी पुराना पीरियड, जब एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था उसके जस्ट बाद की बात हम कर रहे हैं, उसके कुछ समय पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको कैम्ब्रियन पीरियड कहा जाता है। ये पीरियड्स जो हैं आपको नेक्स्ट बुक के अंदर जो है उसके फर्स्ट चैप्टर में आएगा कि अलग अलग पीरियड्स कौन से हैं। इयोन पीरियड है, कैम्ब्रियन पीरियड है, आपने सुने होंगे। ये जुरासिक पीरियड, जैसे आपने जुरासिक सुना था ना, जिस समय डायनासोर्स हुए थे, दैट इज़ जुरासिक पीरियड। तो उन पीरियड की बात करते हैं। तो कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर मोस्टली लाइफ का एवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया था, अर्थ एवोल्यूट होना स्टार्ट हो गई थी। तो उसके बाद की हम बात कर रहे हैं कि उस समय इस टाइप की जरूर ये बना हुआ, तब का बना हुआ है। और ये बहुत रिजिड ब्लॉक है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग है, हार्ड बना हुआ है, ठीक है, न्यू नहीं है। जैसे हिमालय माउंटेन न्यू है हमारा, मिट्टी का बना हुआ है, ये मिट्टी का नहीं है, ये सॉलिड पत्थर का बना हुआ है, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्ट जो अब तक इसका था वो सबमर्ज हो रहा है, धीरे धीरे पानी के अंदर जा रहा है, लेकिन फिर भी हार्ड रॉक होने की वजह से बहुत स्लो स्पीड में है। और हमारी टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे चलती रहती है। सम अदर पार्ट चेंज ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल बेसमेंट। जो इसका निचला बेस है इसको अफेक्ट नहीं करती, लेकिन टेक्टोनिक एक्टिविटी अभी भी चल रही है। और वो जो कहाँ रिलीज़ होती है? जहाँ कमज़ोर हिस्सा होता है। किसी भी चीज़ को, किसी गत्ते को लेके, एक गत्ता हार्डबोर्ड लीजिए, उसको हम दोनों तरफ से प्रेस करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? कहाँ से टूटेगा? जहाँ से वो सबसे कमज़ोर होगा वहाँ से टूटेगा, है ना। तो वो काम क्या हो रहा है? जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब आपस में टकरा रही है और इंडियन प्लेट उस पर प्रेशर डाल रही है, तो कहाँ होगा प्रेशर? कहाँ से रिलीज़ होगा? मोस्टली हिमालय रीजन के आसपास रिलीज़ होता है, क्योंकि वो सबसे कमज़ोर पार्ट है हमारा, ठीक है। और ये पेनिनसुलर ब्लॉक पुराना सॉलिड पार्ट है, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या कि जस्ट इस ब्लॉक के अंदर खूब सारे रिफ्ट वैलीज बनी। कहाँ बनी है? नर्मदा के अंदर रिफ्ट वैली, तापी रिवर, नर्मदा रिवर, महानदी, ठीक है। इस ब्लॉक के अंदर, सतपुड़ा ब्लॉक के अंदर, यहाँ पे ये रिफ्ट वैलीज बन गई। रिफ्ट वैली कहते हैं जो पत्थरों के बीच के अंदर वैली शेप के अंदर बन जाती है, जो दोनों तरफ पत्थर के पहाड़ हो, पत्थर दैट मीन्स सॉलिड, जो बात करते हैं 90 डिग्री के एंगल के ऊपर जब मिलते हैं ये रिवर्स, तो उनको हम रिफ्ट वैली के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। The peninsula mostly consists of relict and residual mountain like Aravalli Hills, Nallamala Hills, Javedi Hills and Velkonda Hills. अब ये नल्ला मिल्ला, जावेदी, वेलकोंडा वगैरह कहाँ पे है? साउदर्न पार्ट में है। दोनों तरफ हिल्स हैं, कुछ ईस्टर्न घाट की तरफ हैं, कुछ वेस्टर्न घाट की तरफ हैं। अरावली हिल्स हमारी ऊपर की तरफ हैं। ये मिल के इस पेनिनसुलर ब्लॉक को कंसिस्ट करती है। मैंने बताया ना, साउथ में और ईस्ट के अंदर, वेस्ट और वेस्ट के अंदर जो साउथ की है वहाँ पे, ठीक है। ईस्ट में इसके पलकुंडा रेंज एंड महेंद्रगिरी हिल्स आपको मिलती है। फिर आप देखना चाहते हैं एक बार देख लीजिए, फिर पेज नंबर 10 पे आपका ये मिल जाएगा आपको। देखिए ये विंध्य रेंज, सतपुड़ा रेंज, ये अरावली रेंज है यहाँ पे। तो ये एक पार्ट बनाता है वेस्टर्न पार्ट। विंध्य सतपुड़ा के बीच में नर्मदा और तापी है। ये दोनों पहाड़ियों के बीच में दो रेंजेस हैं, उन रेंजेस के बीच में से रिवर निकलती है, इसलिए रिफ्ट वैली डेवलप करती हैं। फिर यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट है। यहाँ पे अनाईमलाई, अनाईमुड़ी, नल्लामला हिल्स वगैरह यहाँ पे आपको मिलेगी। ये ईस्टर्न में नल्लामला आ गई। उसके बाद ये यहाँ पे महेंद्रगिरी हिल्स आ गई ऊपर, ठीक है। मलयगिरी, महेंद्रगिरी, ये सारी हिल्स यहाँ पे मिलती हैं। तो ये मिलके इसका ईस्टर्न पार्ट, ये इसका वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न पार्ट बनाता है, और साउथ वेस्ट, और ये एक तरह से ट्रायंगल शेप बन जाती है। जो अपर जो पार्ट है वो इसका इर्रेगुलर शेप में है। चलिए, इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। तो थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते हैं हम आज कि मोस्ट जो है, अब बाकी इसके कैसे बना है ये अब फिर वापस उसी बुक के अंदर हम जाएंगे, तभी आपको पता लगेगा। चलिए यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए कि इस तरह से बना हुआ है। मोस्ट ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर फ्रॉम डेल्टास बिफोर एंटरिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब जो सॉरी ठीक है, यस। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, ये ज़रूर कई बार आता है हमारे पास, कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं,
वो क्या है, डेल्टा डेवलप करती हैं बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन सी मोस्ट फेमस रिवर है हमारी, वो है महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, गंगा, ये सारी की सारी है। लेकिन गंगा नहीं है, गंगा को मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि वो पेनिनसुलर ब्लॉक की रिवर नहीं है। ठीक है, यहाँ पेनिनसुलर ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी को इम्पोर्टेंट मानिए आप। ये 4 जो रिवर हैं वही ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। नर्मदा और तापी जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इसके अंदर। एक बार फिर आप नीचे देख लें, इसको कंफर्म कर। देखो गंगा ऊपर प्लेन एरिया की बात करें तो गंगा की और यमुना या चंबल इनकी हम बात नहीं करेंगे। हम जो बात कर रहे हैं ये महानदी रिवर है, यहाँ पे ये डेल्टा डेवलप करिए चिलिका लेक के पास में। ठीक है, ये गोदावरी रिवर है आपके पास में, ये डेल्टा डेवलप कर रही है। ये कृष्णा रिवर है, ये डेल्टा डेवलप कर रही है। और ये कावेरी रिवर है, ये भी यहाँ पे डेल्टा डेवलप कर रही है। ये सारे ईस्ट फ्लोइंग वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और ईस्टर्न कोस्ट की तरफ आती हैं और ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। जबकि ये नर्मदा और तापी, ठीक है, ये दोनों अमरकंटक हिल से निकलती हुई जाती हैं और दोनों वेस्ट फ्लोइंग है, यानी कि ये अरेबियन सी के अंदर जाती हैं। ये डेल्टा डेवलप नहीं करती, ये ध्यान रखना। नर्मदा और तापी डेल्टा डेवलप नहीं करती, एस्चुरीज बनाती हैं। अब एस्चुरीज क्या होता है ये अपने आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये डेल्टा का छोटा सा रूप होता है एस्चुरी। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ समझ में आ गई, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। थैंक यू।